हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में। हम 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी के 3 चैप्टर को डिस्कस कर चुके थे। आज हम 4th चैप्टर आरंभिक नगर पर डिस्कशन करेंगे। ये आरंभिक नगर वे ही नगर हैं जिनके बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बसे थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले नगर हम इन्हीं नदियों के किनारे यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे देखते हैं। तो जैसा इसमें हमें पुराने भवन के संरक्षण की बात बताई गई है कि जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास ही गली में क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग पास में एक खंडर घर है जिसको ये बच्चे भूतहा घर कहते थे, वे उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तो बच्चे सोचने लगे आखिर ये उसकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, लेकिन वह बात अलग है। एक कह रहा था कि वास्तुकला को देखो उसकी, तो दूसरे एक महिला थी वह कह रही थी कि इसकी लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी, इस नक्काशी को देखो। हमें मंत्री जी को एक पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वे इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखें और उसकी मरम्मत कराने के लिए व्यवस्था करें। मतलब जिसको बच्चे लोग बुधा घर कह रहे थे उसको ये सुरक्षित रखने की बात कर रहे थे, इन्हें इतना सुंदर लग रहा था। इसी प्रकार हम कुछ हड़प्पाई कहानी को देखते हैं। यह भी एक पहले खंडर के रूप में था, लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था। ये जो पंजाब है ये भारत में स्थित क्षेत्र नहीं था उस वक्त। मतलब भारत में जो आज पंजाब है इसके 2 टुकड़े हो गए थे। एक आज पंजाब भारत में है, कुछ इसका पश्चिमी भाग है जो कि पाकिस्तान में। इसको हम आगे पैप में समझेंगे। इस काम में जो जुटे इंजीनियर थे, मतलब जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उन्हें रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटों की ज़रूरत थी। तो उन्हें एक हड़प्पा पुरास्थल मिला और यहाँ से वे अच्छी ईंटें प्राप्त कर सके थे। जब उन्होंने इन ईंटों को प्राप्त किया तो हम सोच सकते हैं कि उन्होंने हड़प्पा की कितनी सारी इमारतों को उजाड़ दिया होगा। तो हम इस वजह से हड़प्पा के बारे में काफ़ी कुछ नहीं जान पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने फिर से इस स्थलों को खोदा और उन्होंने बताया कि यह स्थल इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने नगरों में से एक हैं। मतलब ये जो हड़प्पा है ये इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने जो नगर थे उनमें से एक नगर है। इस नगर सबसे पहले जो है हमने हड़प्पा की ही खोज की थी, हड़प्पा स्थल की। और पुरातत्व में एक मतलब नियम है या कहें कि एक संस्कृति है कि एक ही समय की जो सभ्यता होती है उस सभ्यता को नाम दिया जाए। तो सबसे पहले जो स्थल खोजा जाता है उसी स्थल के नाम पर हम उस सभ्यता को नाम दे देते हैं। जैसा कि हमने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दे दिया क्योंकि हमने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी। ठीक है, हम इस नगर का विस्तार देखते हैं। विस्तार से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि यदि हम इसको मैप में देखें तो ये स्थान यदि लगभग हम भारत का मान लें और ये स्थान लगभग हम पाकिस्तान का मान लें, यहाँ कहीं अफ़गानिस्तान है, ये ईरान वाला इलाका है। तो ये जो क्षेत्र था ये बलूचिस्तान का इलाका है, ये क्षेत्र पंजाब का है, सिंध का है। इसके ऊपर ये पंजाब का क्षेत्र था। ये यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर गुजरात देखते हैं हम। तो ये जो पूरा इलाका था ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जिसमें हड़प्पा सभ्यता बसी थी। जैसे ये सोतका को देखते हैं तो सोतका को बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो सिंध प्रांत में, ठीक है, गनेरी वाला पंजाब में, ठीक है। और हम देखते हैं कि हड़प्पा पंजाब में, ये रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, धोलावीरा और सुरकोटड़ा और लोथल ये तीनों गुजरात में। तो ये तो कच्छ के क्षेत्र में है, धोलावीरा और सुरकोटड़ा और ये लोथल ये खंबात की खाड़ी है यहाँ पर इसमें है। ठीक है, हम इन नगरों के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो नगर हैं ये मतलब हम इसका चित्र हम देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मृदभांड थे वो कैसे थे। इनको हम चैप्टर 1 में भी देख चुके हैं कि लाल बर्तन होते थे, इन पर काले रंग के चित्र बना दिए जाते थे। तो ये मृदभांड थे। इसके बाद हम इन नगरों की विशेषताओं को देखें तो नगरों को हम 2 हिस्सों में बांट देते थे, पूर्वी और पश्चिमी। ये थोड़ा ऊंचाई पर होता था, ये थोड़ा निचला होता था। इसको पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कह दिया है, इसको निचला नगर कह दिया है। ये छोटा होता था, थोड़ा ये बड़ा होता था।
और इनको 4 दीवारियों से घेर दिया जाता था सिक्योरिटी के लिए। इसमें बच्ची पकाई की ईंटों का यूज किया जाता था और ये ऐसी ईंटें थी कि मतलब इतने साल बाद, लगभग 4,500 वर्षों बाद हम उनका यूज रेलवे लाइन बिछाने के लिए कर सके और वो आज भी इस्तेमाल की जा रही हैं। इन नगरों की विशेषताओं को समझें। मैंने जैसे कि बता दिया भाई, यहाँ पर लिखा है कि इन्हें 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता था। पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी भाग बड़ा लेकिन निचला इलाका था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों को 4 दीवारियों से पकी ईंटों, मतलब 4 दीवारियाँ से एक पकी ईंटों से हम 4 दीवारियाँ बना देते थे। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों साल बाद आज भी इनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। नगर दुर्ग में हम देखते हैं कि नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी नगर दुर्ग में, जैसे कि हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक इमारत महान स्नानागार की बात करते हैं। इसका मतलब इसकी वास्तुकला को देखें तो ये कैसे बनाई जाती थी। इसके लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का यूज किया गया है और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ा दी गई थी। इस सरोवर में उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ थीं और चारों ओर कमरे बना दिए गए थे, जिससे कि हमने जैसे नहा लिया तो बाद में कपड़े चेंज कर लिए। कुएँ थे, मतलब एक बड़ा कुआँ था जिससे पानी भरकर इसमें डाल दिया जाता था और जैसे उपयोग कर लिया इसके बाद इसे हम खाली कर देते थे। शायद इसका उपयोग विशिष्ट अवसरों पर स्नान के लिए किया जाता होगा, मतलब जल स्नान एक धार्मिक पूजा यहाँ पर हम देखते हैं, धार्मिक पूजा का संकेत है। इसके बाद ये कुछ स्थल हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि कालीबंगा और लोथल। यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ से क्या मिला है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अग्निकुंड हमें कालीबंगा और लोथल से मिले हैं और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इन तीनों स्थलों से हमें भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये महान स्नानागार का चित्र है, दोनों ओर सीढ़ियाँ हैं, पास में कपड़े बदलने के लिए कमरे हैं। अब हम इन नगरों की विशेषताओं में अगला पार्ट देते हैं, भवन। नाले और सड़क आगे देखेंगे। सबसे पहले भवन को देखें तो भवन 1 या 2 मंजिल होते थे। आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। जैसे आंगन है तो आंगन के चारों ओर कमरे होंगे। ठीक है, प्रत्येक घर में एक स्नानागार होगा और कुछ घरों में अपने अपने कुएं भी थे, मतलब पानी निकालो नहा लो। अब हम नालों को देखें तो कई नगरों में ढके हुए नाले थे और ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। इनमें हल्की सी ढलान थी ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की जो नालियाँ थीं इन्हें सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था और ये सड़क की नालियाँ बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नाले ढके थे, जब ढके होंगे तो इनमें सफाई भी करनी पड़ेगी। मतलब नालों की तो सफाई करना पड़ेगी। यदि हमने ढक दिया है तो अब सफाई कैसे हो, इसलिए उनमें जगह जगह पर मैन होल होते थे जिनसे हम इनकी सफाई करते थे, बाद में इनकी देखभाल करते थे। ठीक है, और ये जो नाले थे, घर, नाले, सड़क, इन्हें बढ़िया योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, जैसे हम वर्तमान में देख सकें, जिससे पानी ब्लॉक ना हो और पानी निकल जाए। तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए नगर थे, इसलिए ये काफ़ी खास कहे जाते हैं। हम नगर के जीवन को देखें तो हड़प्पा जो सभ्यता थी, यहाँ पर व्यापारी वर्ग था। काफ़ी दूर दूर से व्यापार किया जाता था। आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के व्यापार चलते थे। तो जब व्यापार होगा तो नगर में बाज़ार भी होंगे। इस तरह हम देखते हैं कि नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। मतलब हम यहाँ पर वर्तमान में देखते हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें थीं तो इन्हें बनाने वाले भी रहे होंगे। तो इसमें काफ़ी इस योजना में कि इमारतें बनाए, इसमें काफ़ी लोग काम करते होंगे। ठीक है, यहाँ के शासक जो थे ये अपने यहाँ के शासक लोग अपने लोगों को दूर दूर पर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाने के लिए भेजते थे। शायद शासक
लोग खूबसूरत मनकों, सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक जो लिखावट का काम करते हैं, जैसे कि यदि आपने मोहर देखी हो हड़प्पा सभ्यता में, मोहर यानी कि सील, तो हमने देखा है कि उसमें लिखा हुआ रहता था, जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर शिल्पकार भी थे। शिल्पकार यानी कि जो हाथों से दस्तकार थे, मतलब जो हाथों से कई चीज़ें बनाया करते होंगे, या तो वे घर पर बनाते होंगे या उद्योग स्थल पर बनाते होंगे। लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर व्यापार प्रधान थी, तो लोग लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। वहाँ से उपयोगी चीज़ें, वस्तुएं लाते थे और किस्से कहानियाँ भी लाते थे। जब वस्तुएं लाएंगे तो किस्से कहानियाँ भी लाएंगे, सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो ये हमने देखा कि ये लिपिकों का काम होता था। ये हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर है। इसमें ये हम एक सरंगी बैल को देख पा रहे हैं। ये खिलौने हैं मिट्टी के, ठीक है। और ये हम देख पा रहे हैं नाला है, और नाले में ये मैन होल है, ठीक है। ये मैन होल है। नीचे चलते हैं। नगर और नए शिल्प। इससे पहले हम ये देखते हैं, ये बाट हैं। बाट यानी कि जो वस्तुओं को तौलने के लिए हम वर्तमान में यूज करते हैं, 1 किलो का बाट, 2 किलो का, 5 किलो के जो बाट होते हैं, इन बाटों को चर्ट पत्थर से बनाया जाता था, जिसका उपयोग शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए किया जाता होगा। इसके साथ हम मनके देखते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये मनके हैं। इनमें हम छेद करके माला बना देते थे, और ये मनके कार्निलियन पत्थर के बनाए जाते थे, ठीक है। ये फलक हैं, ये धारदार फलक हैं, ठीक है। इसके साथ हम ये देखते हैं, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसको ये, जैसा कि हम ये वस्त्र देख पा रहे हैं किस तरह फूलों को काढ़ा गया है। इसकी दाढ़ी को देख पा रहे हैं हम, शानदार। मतलब ये विशेषज्ञ लोगों का काम रहा होगा, साधारण लोग इस तरह की मूर्तियां नहीं बना सकते। तो नगर और नए शिल्प देखते हैं कि मतलब हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कई चीज़ें मिली हैं। इनमें हम पत्थर के शंख, तांबे, कांसे, सोना, चांदी जैसी धातुएं, ये हम यहाँ पर मिलते हैं। तो तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। हम इनको देख चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मोहर यानी कि सील, जिससे हम आगे समझेंगे इसको। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र थे, जैसा कि हमने देखा एक सरंगी बैल। ऐसे भी कई और तरह के भी थे। हम आगे की कक्षाओं में उसको और अच्छे से समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये हम बाबा जी को देख चुके हैं। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। उसी के अलावा 2000 साल बाद ये हड़प्पा सभ्यता विकसित हो गई। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन और कुछ तांबे की वस्तुओं पर चिपके हुए मिले हैं। ये किसके? कपास से जो सूती वस्त्र बनता था, ये उसके कपड़े थे। और यही नहीं, मतलब सूत की कताई भी होती थी। पकी मिट्टियाँ और फ्रेंच से बनी जो तकलियाँ हैं, ये इनका साक्ष्य देती हैं कि सूत की शायद कताई होती होगी। फ्रेंच क्या था, ये अभी हम समझेंगे। मतलब जैसे पत्थर और शंख हैं, ये तो हमें प्राकृतिक तौर पर मिल जाते हैं, लेकिन फ्रेंच को हमें बनाना पड़ता है। तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण, मतलब चूर्ण होना चाहिए किसका? बालू का या स्फटिक पत्थर का। इसमें हम गोंद मिला देंगे और इस तरह से हम कोई आकृति बना देंगे, मतलब कुछ भी बना देंगे, और उस पर हम चिकनी परत चढ़ा देते। इस चिकनी परत का रंग क्या होता था? तो ये नीला या हल्की समुद्री हरा रंग इस फ्रेंच का होता था। हमने ये जो वस्तुएं ऊपर देखी हैं, ये जैसे हमने बाटों को देखा, मनके देखे, या फिर हमने मूर्ति देखी,
तो ये नॉर्मल लोग नहीं बना सकते, इनके लिए हमें विशेषज्ञों की ज़रूरत होती होगी। तो विशेषज्ञ कौन होते थे? जिन्होंने किसी खास काम के लिए प्रशिक्षण लिया हो, जैसे या तो पत्थर तराशना हुआ, मनके चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है, जैसे कि हमने अभी मूर्ति को देखा तो ये चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। जैसे कि हमने उसकी दाढ़ी को देखा, कितनी अच्छी तरीके से उसमें लकीरें बनाई गई हैं। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम रहा होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। तो ये हमें लिंग भेद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसा उसने बताया कि शायद महिला पुरुष दोनों ही ये काम करते रहे होंगे। कच्चे माल की खोज में, यानी कि कच्चा माल क्या होता था, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो प्राथमिक आर्थिक क्रिया होती है, इसका मेन काम जो द्वितीयक आर्थिक क्रिया यानी कि जो उद्योग होते हैं, उन उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करना होता है। कच्चे माल क्या होते हैं? या तो ये वनों से प्राप्त उत्पाद होंगे, ठीक है, कृषि से प्राप्त उत्पाद, जैसे कि हमने गेहूँ को लिया, गेहूँ से बाद में हम आटा बनाएंगे, उसके बिस्कुट या ब्रेड बनाएंगे। तो गेहूँ क्या है? जो हमने कृषि से प्राप्त किया है वह कच्चा माल है आगे की इंडस्ट्री में यूज करने के लिए। तो कच्चा माल ये या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनके उत्पाद होते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से मिल जाएंगे, जैसे लोह अयस्क मिलता है, फिर हम लोह अयस्क को इंडस्ट्री में लेकर जाते हैं, फिर उससे इस्पात बनाते हैं, लोहा बनाते हैं। तो इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। जैसे कपास प्राप्त होता है, कपास से हम सूती कपड़ा बनाते हैं। हड़प्पा के लोगों में कई चीज़ें वहीं मिली हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी के बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को भी दूर दूर से लाया करते थे। मतलब सोना, चांदी, तांबा, लोहा हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। ये NCERT में गलत लिख दिया गया है। ये मिस्टेक सुधारना पड़ेगी कि लोहा हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त नहीं था। सोना, चांदी, तांबा ये थे, और ये भी हड़प्पा सभ्यता में जो उनका क्षेत्र था जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता अवस्थित थी वहाँ पर नहीं मिलते थे, बल्कि इनको व्यापार के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर हमने जो चीज़ें बनाई उनको दूसरी जगह पर ले गए, वहाँ पर उन्हें बेचा और ये चीज़ें वहाँ से ले आए। तो ये चीज़ें हम दूर से लेकर आते थे। जैसे कि हमने यदि देखें तो आज का जो राजस्थान है और जो पश्चिमी एशियाई देश ओमान है, इन दोनों स्थानों से तांबा आता था, तांबा आयात किया जाता था। ठीक है, टिन कहाँ से आता था? तो जो आधुनिक ईरान और जो अफ़गानिस्तान है यहाँ से टिन आता था, और फिर इनसे कांसा बनाया जाता था। इसका मतलब तांबा और टिन जिससे कांसा बनता है, दोनों ही हड़प्पा वासियों के पास नहीं थे। इस वजह से हमें तांबे के औजार कांसे के औजार कम मिले हैं, लेकिन फिर भी मिले हैं। इससे ये हमें अनुमान लगता है कि हमारे यहाँ पर कसेरे यानी कि जो कांसे के काम करते हैं वो रहे होंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, जैसे कर्नाटक में हमने कोलार के बारे में नाम सुना होगा, तो वहाँ से सोना आता होगा। बहुमूल्य पत्थर ये गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आता होगा। ये नाव का चित्र है, शायद समुद्री, जैसा कि हम समुद्री व्यापार करते होंगे तो ये नाव का यूज़ करते होंगे, और ये बैलगाड़ी है। तो इस प्रकार ये हमारे परिवहन के साधन थे, जैसे हम माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। ये गाड़ी जो मिली है इसमें हम देख सकते हैं कि जो पहिए हैं इनमें चक्र नहीं है, बल्कि ये पूरा गोल पहिया है, आरेदार पहिया नहीं है, और ये खिलौने के रूप में प्राप्त हुआ है। अब हम नगरों में जो रहते थे इनके लिए भोजन की व्यवस्था देखें। वास्तव में जो नगरों का विकास हो सकता है ये तभी संभव है जब कुछ गांव इतने समृद्ध हो जाएं कि वे नगर के जो निवासी हैं उनको भोजन उपलब्ध करा सकें। इसी वजह से हम देखते हैं कि मतलब इस प्रकार यदि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में देखें, उसके बारे में देखें कि किस प्रकार इसका उद्गम हुआ होगा, तो पहले उस क्षेत्र में कुछ आरंभिक कृषि बस्तियां रही होंगी, और उन कृषि बस्तियों में जब उत्पादन ज़्यादा होने लगा होगा तो कुछ लोग
कृषि कार्य से अलग कार्य करने लगे होंगे और इस प्रकार नगरों का विकास हो गया होगा। तो जो गांव में जो लोग होते थे वही नगर में रहने वाले लोगों के लिए अनाज और अन्य चीज़ें लेकर जाते होंगे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकार यानी कि जो हाथ के कार्य करते हैं, हाथ शिल्प बनाते हैं, उनके खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। ज़मीन की जुताई कैसे होती होगी? वैसे तो हमें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन एक लकड़ी का हल हमें खिलौने के रूप में, मतलब खिलौना प्राप्त हुआ है, जिससे हमने अनुमान लगाया कि शायद लकड़ी का हल रहा होगा। वह तो मिट्टी का खिलौना है, लेकिन हमने अनुमान लगाया कि लकड़ी का हल रहा होगा। ठीक है, तो जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस चित्र में बारिश कम होती है, जैसा कि हमको पता है कि ये रेगिस्तानी इलाका है, मरुस्थलीय इलाका है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हमें नहरें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में नहरें थीं, तो वास्तव में हड़प्पा सभ्यता में नहरें नहीं थी, लेकिन अफ़गानिस्तान में इसके कुछ स्थल मिले हैं, वहाँ पर हमें नहरें मिलती हैं जो बाद के स्थल हैं। यहाँ के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाते होंगे। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो अब हम गुजरात का जो हड़प्पा कालीन नगर उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि कच्छ के इलाके में धोलावीरा नगर था, वहाँ के निवासियों को साफ पानी मिलता था और उनकी ज़मीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, जैसा कि हम ऊपर समझ चुके हैं, लेकिन धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक बीच में भी नगर था, फिर आगे जाके कुछ तीसरा रहा होगा। तो इस प्रकार ये 3 भागों में थे और तीनों में अलग अलग 4 दीवारी बनाई गई थी। ठीक है, तो ऊंची ऊंची दीवारी, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगरों में एक खुला, मतलब ये जो नगर था, इसमें जो बीच वाला नगर था, इसमें एक खुला हुआ मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों से पत्थरों पर खुदा पाया गया है। मतलब एक अवशेष मिला है जिसमें हड़प्पा लिपि को बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। मतलब कि हमें एक साइन बोर्ड मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से साइन बोर्ड मिला है, तो धोलावीरा से मिला है। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि अभी तक हम जो है मोहरों पर ही लिखते थे, लेकिन ये इसमें मतलब अभिलेख पत्थर पर लिखा हुआ सा मिला हुआ है। तो हमने धोलावीरा को देखा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो खंबात की खाड़ी थी, इस खंबात की खाड़ी में साबर नदी की एक उपनदी थी जिसके किनारे पर बसा था लोथल नगर। वो उपनदी का नाम है भोगवा, ध्यान रखना, इसमें नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ। नदी का नाम था भोगवा। तो लोथल किस नदी पर अवस्थित था? भोगवा नदी पर। यहाँ पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। क्यों मिल जाता था? क्योंकि इसको माना जाता है कि लोथल एक बंदरगाह नगर था। ये शायद उसका बंदरगाह रहा होगा कि यह एक, मतलब लोथल का बंदरगाह की हमें चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो शायद ये एक बंदरगाह नगर था। तो जब बाहर से कुछ आता होगा तो सबसे पहले लोथल को ही प्राप्त होता होगा। इस वजह से यहाँ पर अच्छे शिल्प केंद्र विकसित हो सके थे। यहाँ पत्थर, शंख, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह में कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी, मतलब मोहरबंदी ये क्या होती है इसको हम समझते हैं। ये देखते हैं हम मोहरबंदी समझें, इससे पहले हड़प्पा को कंप्लीट करते हैं। मतलब यहाँ पर जो एक इमारत मिली है जिसमें मनके बनाने का काम होता था। ये मनके बनाने का काम चन्हू दड़ों में भी होता था। तो मनके बनाने का कारखाना चन्हू दड़ों से भी प्राप्त हुआ है।
ठीक है। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण तैयार करती यहाँ पर मनके मिलते थे। मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, इसको हम समझते हैं कि मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। थैले बंद करने के बाद उनके सामानों पर गीली मिट्टी पोंछकर उस पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ी नहीं हुई है, यानी कि मोहर लगी है, मोहर टूटी नहीं है, इसका मतलब सामान एकदम सेफ है, बीच में कोई घपला नहीं हुआ है। सभ्यता का अंत कैसे हो गया, मतलब इतनी विकसित सभ्यता थी तो फिर इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया, तो इसी के बारे में बताया कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है कि अचानक लोग इन नगरों को छोड़ने लगे थे। आखिर क्यों छोड़ने लगे थे, इनके हमें एग्जैक्ट कारण हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम देखते हैं कि लेखन, मुहर, बाँटों का प्रयोग बंद हो गया। मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंत का मतलब क्या था। सबसे पहले इस अंत का मतलब को समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का मतलब था कि वे विशेषताएँ, जैसे कि हमें नगरीय विशेषताएँ हैं, साफ सफाई, नालों की अच्छी सफाई, ठीक है, एक व्यवस्थित नगर, ठीक है, समकोण पर नगर, मतलब जो सड़कें थीं वो समकोण पर मिलती थीं, अव्यवस्थित घर नहीं थे बल्कि व्यवस्थित रूप से घर थे। ये जो व्यवस्थाएं थीं, ये जो नगरों की विशेषताएं थीं, इन विशेषताओं की समाप्ति होना, ये जो लक्षण हम देखते हैं विकसित हड़प्पा सभ्यता के, इनका समाप्त हो जाना, यही कहलाता है हड़प्पा सभ्यता का अंत। तो हम देखते हैं कि लेखन, मुहर, बाँटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात बंद हो गया, मतलब जो हम व्यापार करते थे, व्यापार हमारी एक विशेषता थी, यह विशेषता समाप्त हो गई। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर मिलने लगे, यानी कि साफ सफाई की व्यवस्था, यह भी समाप्त हो गई। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे, यानी कि अब अव्यवस्था फैलने लगी। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए हमें ईंधन की ज़रूरत होती थी, ईंधन के लिए हमने पेड़ों को काटा, इस प्रकार वनस्पति समाप्त हो गई होगी, वन समाप्त हो गए होंगे। वो इसी वजह से हो सकता है कि वन समाप्त हो गए तो थोड़ा पूरब की ओर चलते हैं, इस प्रकार ये थोड़ा पूरब की ओर आना स्टार्ट हुए। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। मतलब कि ये जो कारण हम देखते हैं, ये कारण कुछ जगह के लिए तो सही हो सकते हैं, लेकिन सभी नगरों का अंत कैसे हुआ इसको हम नहीं समझ पाते हैं इन कारणों से, क्योंकि बाढ़ और नदियों का सूखना सिर्फ कुछ ही इलाकों के लिए होगा, सभी इलाकों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो आखिर सभी का विनाश कैसे होगा इसका हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसे हम द्वितीय नगरीकरण कहते हैं, नगरीकरण, मतलब इसे हम महाजनपद खा लिया, द्वितीय नगरीकरण। ये लगभग 1400 साल बाद आए थे, लगभग 600 ईस्वी पूर्व में। तो इसको हम आगे देखेंगे। इसमें बताया गया है कि एटलस में मिस्र को देखो। दरअसल मिस्र अपने इन पिरामिडों के लिए जाना जाता है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना से दूर दूर तक भेजी। जैसे कि हड़प्पा में हम देखते हैं कि यहाँ के शासकों ने लोगों को दूर दूर तक भेजा होगा, वैसे ही मिस्र के बारे में बताया गया कि यहाँ के शासकों ने लोगों को दूर दूर तक भेजा था। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ अन्य चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ अनेक सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखती है। मिस्र सबसे ज़्यादा दौलत मतलब पैसा खर्च करता था। तो मम्मी हमें कहाँ से मिलती है?
ये मिस्र से ही प्राप्त होती है, इस बात को इसमें बताया गया है। बाकी इसमें अब हम क्वेश्चन आंसर हैं इन पर अलग वीडियो बनाएंगे, पूरी बुक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।